अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अरसलान खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विद अरसलान। आज हमने डिस्कस करना है जी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3, जिसका हमने आज लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करना है। और लेक्चर नंबर 5 है जी हमारे पास फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम्स। कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जी जो एंजाइम्स के रेट को इफेक्ट कर देते हैं, कि जिनकी वजह से जो एंजाइम्स की वर्किंग है वो स्लो हो जाती है, एंजाइम्स की वर्किंग कम हो जाती है या फिर एंजाइम्स की वर्किंग बढ़ जाती है। ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले जी मैं कहना चाहूंगा वेलकम उन सब लोगों को जो हमारे YouTube चैनल पे नए हैं, और बाकी लोग जो अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे पास ये फैक्टर हैं जो इफेक्ट कर रहे होते हैं जी एंजाइम्स के रेट ऑफ रिएक्शन को, वो है जी 4। अब वो 4 कौन कौन से फैक्टर हैं वो हमने डिस्कस करने हैं जी। उनमें से सबसे पहला फैक्टर जो है जी वो है जी एंजाइम्स कंसंट्रेशन। कि एंजाइम्स की क्वांटिटी का बड़ा फर्क पड़ता है जी एंजाइम्स के एक्शन पे, कि जो रिएक्शन चल रहा है ना, क्योंकि हमारे पास एंजाइम जो हैं वो कैटालिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं, और कैटालिस्ट एंजाइम जो हैं वो बायो कैटालिस्ट होते हैं, और यही एंजाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं रिएक्शंस की। पहला हमारे पास फैक्टर एंजाइम्स कंसंट्रेशन है। दूसरा फैक्टर है जी हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। एंजाइम्स की कंसंट्रेशन भी इफेक्ट करती है, हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी इफेक्ट करती है। तीसरा फैक्टर है जी हमारे पास इसी तरह से टेम्परेचर, और चौथा फैक्टर है जी हमारे पास यहाँ पे पीएच वैल्यू। ये 4 फैक्टर जो है वो हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले जो है हम अपना पहला फैक्टर डिस्कस करते हैं एंजाइम्स कंसंट्रेशन। अच्छा, एंजाइम्स की तादाद जितनी ज्यादा होगी ना, हर एंजाइम पे एक्टिव साइट होती है, उतनी ज्यादा एक्टिव साइट होंगी, और जितनी एक्टिव साइट होंगी उतने ही ज्यादा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जितने ज्यादा मिस्त्री होंगे जी वो उतनी ज्यादा ईंटें पकड़ पकड़ के लगाएंगे। हमारे पास जितनी ज्यादा फैक्ट्री के अंदर मशीनरी होगी, जितनी ज्यादा मशीनें उतनी ज्यादा प्रोडक्ट। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम हमारे पास है मशीनें, ठीक है। ये सारी की सारी हमारे पास जो है वो मशीनरी है, और ये मशीनरी क्या करती है, इस मशीनरी ने रिएक्टेंट को पकड़ पकड़ के आगे प्रोडक्ट में चेंज करना होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है जी एंजाइम्स की कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जी किसके जी, एक्टिव साइट के। एंजाइम्स कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव साइट, मतलब कि एंजाइम्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो एक्टिव साइट्स बढ़ेंगी, और जब एक्टिव साइट्स बढ़ेंगी तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास रेट ऑफ कैटलिस्ट के, कि प्रोडक्ट बनाने के रेट जो है वो बढ़ेगा। एंजाइम्स बढ़े तो एक्टिव साइट बढ़ी, एक्टिव साइट बढ़ेगी तो रिएक्शन जल्दी जल्दी होगा, रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। अब यहां पे वो कह रहा है कि हमारे पास क्या होता है कि अगर एंजाइम्स की कंसंट्रेशन होगी लिमिटेड, एंजाइम्स की कंसंट्रेशन क्या हो, अगर हो लिमिटेड, एट लिमिटेड कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम द रेट ऑफ रिएक्शन नो लॉन्गर इंक्रीज। कि लिमिटेड कंसंट्रेशन होगी अगर एंजाइम की तो रेट ऑफ रिएक्शन को ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, चाहे वहां पे हम जो है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज भी कर दें। अब सबस्ट्रेट होंगे तो रिएक्शन जल्दी होगा, सबस्ट्रेट जितने ज्यादा उतना ज्यादा रिएक्शन। एंजाइम्स की कंसंट्रेशन वो कह रहे हैं अगर लिमिटेड है, फिर सबस्ट्रेट बढ़ाने का भी कोई फायदा नहीं है, फिर हमारे पास रिएक्शन का रेट ज्यादा नहीं बढ़ेगा, जहां तक एंजाइम है वहां तक बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट है कि हमारे पास वो कह रहा है अनलिमिटेड एंजाइम कैन स्पीड अप द कैटालाइसिस इफ सबस्ट्रेट आर अनलिमिटेड। पहले हमने कहा था कि लिमिटेड एंजाइम्स, अब हम कह रहे हैं कि अनलिमिटेड एंजाइम। कि अनलिमिटेड एंजाइम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं अगर सबस्ट्रेट भी अनलिमिटेड है। वो ना हो कि इधर हमारे पास एंजाइम अनलिमिटेड हो और सबस्ट्रेट लिमिटेड हो, तो फिर जो है वो रिएक्शन ज्यादा नहीं चलेगा। जैसे कि यहाँ पे इस पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे अगर हमारे पास एंजाइम लिमिटेड है तो फिर हमारे पास जो है वो क्या होगा कि हमारे पास सबस्ट्रेट बढ़ाने का भी फायदा नहीं है। और अगर हमारे पास क्या है कि एंजाइम भी अनलिमिटेड है और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी अनलिमिटेड है, फिर रेट ऑफ रिएक्शन बड़ा जल्दी से बढ़ेगा जी, और बड़ा तेज तेज जो है वर्कआउट करेगा, लंबा रिएक्शन चलेगा। अब हमारे पास है जी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, दूसरा फैक्टर है। यहाँ पे वो कह रहा है कि इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट, ये दोनों असल में सेम है, एक जैसे मिलते जुलते हैं। अब यहाँ पे भी क्या है, कह रहा है कि इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, कि अगर सबस्ट्रेट बढ़ेंगे तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा, मगर यहाँ पे शर्त रख दी उसने, इफ एंजाइम्स आर अनलिमिटेड, के साथ में एंजाइम भी अनलिमिटेड होने चाहिए। वही बात जो ऊपर हमने डिस्कस की थी वही नीचे है।
वो कह रहा है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ा रहे हैं तो साथ में एंजाइम की कंसंट्रेशन भी बढ़ानी पड़ेगी, वरना रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, उसका रेट नहीं बढ़ेगा, वो वहीं पे रहेगा। जैसे कि नीचे वो बयान कर रहा है, नीचे वाले पॉइंट में वो कह रहा है कि अगर हम क्या करें कि एंजाइम्स की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट, मतलब एक जितना रख दें, ना बढ़ाएं ना कम करें, बराबर, बस थोड़ी सी जितनी है उतनी रख दें। इफ एंजाइम कंसंट्रेशन आर कांस्टेंट, कि एंजाइम्स को कांस्टेंट कर दिया जाए एंड सबस्ट्रेट इंक्रीज, और सबस्ट्रेट को बढ़ा दिया जाए, देन अ पॉइंट विल कम, फिर एक ऐसा वक्त आएगा, फिर एक ऐसा नुकता आएगा व्हेन फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट, कि अगर हम सबस्ट्रेट को बढ़ाएंगे, मजीद बढ़ाएंगे भी, कैन नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से भी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं चलेगा अगर एंजाइम आपके पास लिमिटेड है। तो कह रहा है कि अगर हम क्या करें कि एंजाइम को कांस्टेंट कर दें, फिर मजीद क्या करें कि सबस्ट्रेट बढ़ाते रहें, सबस्ट्रेट बढ़ाने से भी कोई फायदा नहीं होगा, फिर वो कह रहा है कि एक ऐसा वक्त आता है कि जब जो है वो सबस्ट्रेट बढ़ाते रहें तो सारी की सारी एक्टिव साइट तो हो जाएंगी खत्म, क्योंकि एंजाइम लिमिटेड है, एंजाइम कांस्टेंट है, और कांस्टेंट एंजाइम में जितनी भी एक्टिव साइट थी वो सबस्ट्रेट जो है वो वहां पे लग गई, उन्होंने एक्टिव साइट को कर दिया फिल। अब एक्टिव साइट होगी फिल, तो हमारे पास मजीद एक्टिव साइट है नहीं, तो लिहाजा वो कह रहा है कि फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज नहीं होगा, और इस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या है जी, कि एंजाइम्स को जो है वो कांस्टेंट कर दिया जाए, और वो जो कांस्टेंट एंजाइम है फिर उसमें सबस्ट्रेट की अमाउंट बढ़ाई जाए। तो कह रहा है कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब सारी की सारी एक्टिव साइट फिल हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं, और एंजाइम्स का रेट जो है हमारे पास, रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ता नहीं है, इस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेशन। तीसरा पॉइंट है कि हमारे पास टेम्परेचर का, ये वाले इनके ग्राफ जो है ना वो लास्ट में एंड पे मैं ड्रा करके आपको बताता हूं, अभी सिर्फ स्टेटमेंट ही है। टेम्परेचर है जी, टेम्परेचर में वो कह रहा है कि हमारे पास क्या होता है कि जितना टेम्परेचर हम एंजाइम्स का बढ़ाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, लेवल अप करते जाएंगे टेम्परेचर का, तो उतनी एंजाइम्स की वर्किंग बेस्ट होती है, रेट ऑफ एंजाइम्स जो है वो उतना ज्यादा तेज होता है, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा तेज होता है। जितना टेम्परेचर ज्यादा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। तो यहां पे भी वो यही बात कर रहा है, टेम्परेचर यहां पे सॉरी, इंक्रीज इन एंजाइम्स कंसंट्रेशन कैन इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, कि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है एंजाइम्स का एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, लेकिन एक शर्त भी आगे बता रहा है, बट एट अ लिमिटेड रेंज, एक खास हद तक। ये ना हो कि हम जो है टेम्परेचर 100 पे कर दें, या 120 पे कर दें, 2000 पे कर दें, 200 पे कर दें, 400 पे कर दें, इतना जरूरी नहीं है, लेकिन हमने इतना इंक्रीज कर दिया, तो फिर वो कह रहा है कि इस तरह काम नहीं चलेगा। एक लिमिटेड रेंज तक हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, तो फिर हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। और पता है हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर बढ़े ना, ऑप्टिमम पीएच से नीचे हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर बढ़े तो एंजाइम्स का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, बट ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर ज्यादा इंक्रीज कर जाए तो फिर डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम हो जाती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर है जी, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है वगैरह कि टेम्परेचर ऑन विच एंजाइम्स वर्क्स इज मैक्सिमम, वो टेम्परेचर जिस पे एंजाइम्स अपना बेस्ट दे रहे होते हैं, बेस्ट टू बेस्ट वर्कआउट करते हैं, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिस पे एंजाइम्स अपना बेस्ट वर्कआउट करते हैं। दिस टेम्परेचर इज प्रोवाइडेड इन द, अब ये टेम्परेचर जो हम ऑप्टिमम टेम्परेचर दे रहे होते हैं वो कह रहा है कि इसको प्रोवाइड करने के भी सोर्सेज है, दो सोर्सेज है, एक वो कह रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी और दूसरा काइनेटिक एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा से देता है कोफैक्टर, एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा से कोफैक्टर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं हम जी कि ऐसी एनर्जी जो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर दिया जाता है जब रिएक्शन स्टार्ट होता है ना, तो इसको लो कर दिया जाता है, और वो लो कौन करता है, एंजाइम बजाते खुद उसको लो करता है, कोफैक्टर एक्टिवेशन एनर्जी देता है। और जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद एंजाइम उसको लो कर देता है और फिर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। और दूसरी चीज है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे होती है जी, काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, जब भी कोई दो चीजों को मिक्सअप किया जाता है ना तो शेक किया जाता है, अच्छे से हिलाया जाता है ताकि वो मिक्स हो जाए। असल में वो मिक्स करने का मकसद क्या होता है कि उनकी जो हमारे पास मूवमेंट है उसको इंक्रीज किया जाता है।
हमारे पास किसी भी चीज, दो चीजों को, दो केमिकल्स को मिलाया, उनको मिला के अच्छे से उसको क्या किया, अच्छे से उसको शेक किया, और जब हम उसको शेक करते हैं तो असल में हम उनकी जो है वो मूवमेंट बढ़ा रहे होते हैं, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे होते हैं, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो रिएक्शन बड़ी जल्दी हो जाता है उन दोनों केमिकल्स का, यानी एंजाइम्स और सबस्ट्रेट दोनों का क्या होता है कि रिएक्शन बड़ा तेज हो जाता है। तो एक था जी हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी और दूसरा था काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों तरीके से हम ऑप्टिमम टेम्परेचर तक जो है वो पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पे हमने बात की थी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो एंजाइम डीनेचर यानी कि मरना शुरू हो जाते हैं, तो वो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम, कह रहे हैं डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम में क्या है, इफ टेम्परेचर इंक्रीज रेगुलरली देन एंजाइम स्टार्ट टू डीनेचर। क्यों, अगर बढ़ता ही रहे हम रुके ही ना, हम एंजाइम्स का टेम्परेचर बढ़ाते ही रहे, हमने रुकना ही नहीं है वहां पे, तो फिर वो क्या कह रहा है कि वो क्या होगा कि फिर हमारे पास क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एंजाइम्स डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे, एंजाइम का स्ट्रक्चर टूट जाएगा। जो एंजाइम जैसे में प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड होते हैं और अमीनो एसिड मिलकर पेप्टाइड बॉन्डिंग कर रहे होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे होते हैं, वो पॉलीपेप्टाइड चेन टूट जाती है। तो जब चेन टूट गई तो हमारे पास सारा का सारा एंजाइम टूट गया। ठीक है, तो वो कह रहा है कि हमने एक रेगुलर, एक वो कहते हैं ना कि एक्सेस इन एवरीथिंग इज वेरी बैड, तो यहाँ पे भी एक्सेस नहीं करनी हमने एक लेवल पे रहना है। ठीक है, उस लेवल से जब हम इंक्रीज करेंगे तो फिर एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे और एंजाइम टूट जाएंगे और रेट ऑफ रिएक्शन 0 हो जाएगा। द लास्ट वन फैक्टर इज द पीएच वैल्यू, फोर्थ एंड द लास्ट। कह रहे हैं एंजाइम्स फंक्शन करते हैं एक नैरो रेंज पीएच में रह के। हर एक एंजाइम की पीएच अलग होती है, जैसे पेप्सिन 2.0 है, हमारे पास हर एंजाइम की इसी तरह से क्या होती है कि अलग अलग पीएच होती है। अब ये पीएच पे, इस नैरो रेंज की पीएच पे रह के वो वर्कआउट करते हैं। अगर इससे बढ़ा देंगे तो फिर वो वर्किंग नहीं करेंगे, या इससे कम कर देंगे तो फिर भी वो वर्किंग नहीं करेंगे। कह रहे हैं एंजाइम्स फंक्शन एट नैरो रेंज ऑफ पीएच इज कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। जिस पीएच पे एंजाइम अपना बेस्ट कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। और पीएच क्या होता है, यहाँ पे मैंने उसको अलग से डिफाइन किया जी, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है जी वगैरह, स्लाइट चेंज इन पीएच कैन डिस्ट्रॉय द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। जैसे टेम्परेचर जो है वो अमीनो एसिड को तोड़ देता है, सेम वैसे थोड़ा बहुत चेंज भी अगर हो जाएगा ना पीएच में, ऑप्टिमम से हट जाएगा तो क्या होगा जी, वो कह रहा है कि हमारे पास एंजाइम्स के अंदर जो अमीनो एसिड होंगे ना उनका स्ट्रक्चर ही टूट जाएगा जी, वो सारे के सारे उसके अंदर बॉन्डिंग टूट जाएगी। असल में इसने डायरेक्ट इफेक्ट करना होता है अमीनो एसिड की बॉन्डिंग को, पीएच ने और टेम्परेचर ने, ये उनकी बॉन्डिंग तोड़वा देते हैं तो अमीनो एसिड टूट जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन टूट जाती है, एंजाइम्स का पूरा स्ट्रक्चर तबाह हो जाता है और एंजाइम्स खत्म तो पूरा का पूरा रिएक्शन खत्म, रिएक्शन ही नहीं चलेगा जी। तो ये हमारे पास चार जो है वो हमारे पास इसके फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। अब हम ड्रा करते हैं जी असल में टेम्परेचर और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का ग्राफ, ये दो ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है, वो ड्रा करते हैं और फिर आपने दिखाते हैं कि तो हमने टेम्परेचर और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के दो ग्राफ जो है वो बनाए हैं और वो दो ग्राफ जो है वो यहाँ पे मैंने आपको बना के दिखाए हैं। इन दोनों को एक्सप्लेन करके मैं आपको बताता हूँ कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कैसे इफेक्ट करती है और हमारे पास टेम्परेचर की कंसंट्रेशन जो है वो किस तरह से इफेक्ट कर रही होती है। ये पहला ग्राफ है जी हमारे पास टेम्परेचर कंसंट्रेशन का। अब इस टेम्परेचर कंसंट्रेशन पे क्या है कि हमने जो है यहाँ पे हॉरिजॉन्टली लिया है जी टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे वर्टिकली हमने लिया जी रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड लेना है आपने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लेना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे कुछ मैंने जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में बनाया और ह्यूमंस के लिए ग्राफ ये ड्रा किया और ह्यूमन का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही लिखा है। अब क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है हर 10 डिग्री पे रेट डबल होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है रेट डबल कि एंजाइम्स का रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे और ऑप्टिमम पे ये बिल्कुल पीक पे होता है। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि क्या है कि इसका पीक पे एंड पे टॉप पे जाके जो है वो इसका जो है वो वर्कआउट है। बट ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, अगर हम देखेंगे 50 डिग्री जो है 37 के बाद 50 तक आते आते एंजाइम्स डीनेचर हो गए। यही हमने यहाँ पे बयान किया था कि अगर हम रेगुलरली जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एक लिमिट तक तो फिर हमारे पास बेस्ट वर्कआउट रहेगा।
लेकिन अगर हम लिमिट से बढ़ जाएंगे, एंड पे चले जाएंगे, टॉप से जो है फिर आगे चले जाएंगे, तो फिर एंजाइम्स डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे हमने वही एलैबोरेट किया। अब आते हैं हम अपने दूसरे ग्राफ यहाँ पे, यानी कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वाले ग्राफ की तरफ। यहाँ पे ये जरा कॉम्प्लेक्स किस्म का ग्राफ है। इसमें सेम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आपने हॉरिजॉन्टली लेनी है और रेट ऑफ रिएक्शन वर्टिकली लेना है। यहाँ पे दो स्लोप बनाई गई हैं, ए एंड बी। ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये आपको जो है वो हमारे पास कांस्टेंट नंबर ऑफ एंजाइम्स को शो कर रहे हैं। हमने यहाँ पे दूसरा पॉइंट डिस्कस किया था, इफ एंजाइम्स आर केप्ट कांस्टेंट, कि एंजाइम्स की क्वांटिटी अगर कांस्टेंट रख दी जाए, यहां तक हमने एंजाइम की क्वांटिटी को, नीचे से ऊपर एंजाइम्स की क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है, और यहां से जो है वो इसी तरह इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे हमारे पास, सॉरी ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टली जो है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे हमारे पास वो कह रहा है कि स्लोप ए में अगर देखें तो यहाँ पे सबस्ट्रेट भी बढ़ रहे हैं और साथ में रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है। ये दोनों जो है वो इंक्रीज करते रहते हैं। ये वो पॉइंट है जहां तक मैक्सिमम जो है वो हमारे पास सबस्ट्रेट और हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन दोनों बढ़े। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी बढ़ती रही है, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है, लेकिन ये वो पॉइंट है जहां पे आगे जो है वो मजीद यहाँ पे कांस्टेंट हो गए हैं हमारे पास। क्या कांस्टेंट हो गए हैं? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है। एंजाइम्स लिमिटेड थे, ठीक है, अगर अब हम सबस्ट्रेट को बढ़ाते भी रहेंगे, एंजाइम लिमिटेड है, सबस्ट्रेट को इंक्रीज करते भी रहेंगे तो सैचुरेशन रहेगी। यही हमने कहा था कि अगर एंजाइम्स को कांस्टेंट रख दिया जाए तो मजीद सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते भी रहें तो क्या होगा कि हमारे पास सैचुरेशन वाला पॉइंट रहेगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास बी स्लॉट में भी यही है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, साथ में रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है। यहाँ पे आके क्या हुआ कि एंजाइम्स कांस्टेंट थे, एंजाइम्स कांस्टेंट रहे तो सबस्ट्रेट मजीद इंक्रीज भी हो रहा है, तो एंजाइम की वर्किंग जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन वही है। ये पॉइंट, ये ग्रीन लाइन जो है ये सैचुरेशन को जो है वो आपको जो है वो शो कर रही है, ठीक है। ये था जी हमारे पास लेक्चर, और ये हमारे पास इससे पहले एएलपी सिलेबस में नहीं था, मतलब कि स्मार्ट सिलेबस के अंदर ये हमारे पास टॉपिक, और इस दफा क्योंकि ये ऑफिशियली बता दिया गया है कि हमारे पास ये शामिल होगा, कंप्लीट सिलेबस हमने जो है वो इसको पढ़ना है, तो उस कंप्लीट सिलेबस में हमने इसको भी डिस्कस किया। बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, इसमें से कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह जरूर आ जाएगा आपके पास। तो जाते हुए जी कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो जो है वो अगर अच्छी लगे तो इसको जो है वो दोस्तों के साथ जो है वो शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज।